अब वो तुम्हारी खोज में लग जाएगा। वक्ती तौर पर मैंने बात संभाल ली है, मगर मुझे भी यही शुबा है। मुझे उसकी तरफ से हर दम चौकस रहना होगा। लेकिन उसे शक कैसे हुआ? क्या तुमने राजन के कज़िये में फिर अपना कोई खुफिया हथियार इस्तेमाल कर डाला? उसकी आवाज़ यकायक तफक्कुर अमेज हो गई। हाँ, बीमगन इस्तेमाल हुई थी, मगर ओह डियर, ये तुमने क्या किया? वो मेरी बात काट कर दरमियान में बोल पड़ा। मैंने तुम्हें मना किया था, अब सब कुछ तलपट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ के हालात का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे खाकों पर इनका काम मुकम्मल हो चुका है। दबाव शदीद है। STF की सरगर्मियां महदूद हो चुकी हैं। अव्वल खान को यहाँ से हटाकर गवादर भेज दिया गया है। तो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैंने तहम्मुल से कहा, तो मेरी बात उचक कर दरमियान में बरस पड़े। अगर तुमने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं कुछ कहूँ? मेरे लहजे से जलाल को अंदाजा हो गया कि इससे बेसब्री में कोई गलती होगी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारी सलामती हर हदफ से ज्यादा अहम है। इस मकसद के लिए राजन को 10 बार ढील दी जा सकती थी। राजन को ढील दी जा सकती थी, न मैं अपनी जान खतरे में डाल सकता था। मैंने कहा, मोती महल में घुसने के बाद मैं बीमगन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। मैं ये फैसला न करता तो शायद राजन के हाथों मारा जाता। तुमको मुतफक्कर होने की जरूरत नहीं। वो नागुज़ीर फैसला करते हुए मुझे तुम्हारी हदायत याद थी। मैंने बीमगन के जख्मों पर पिस्तौल से फायर करके हर सुराग मिटा दिया था। फिर भी मैंने वहां आग लगा दी। खाकस्तर लाशों से कुछ पता नहीं चल सकेगा कि वो कैसे मारे गए। हर रिपोर्ट गोली से मौत की कहानी सुनाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने हर खतरे का तदार कर लिया, वरना इस वक्त मेरे लिए मामले को संभालना मुश्किल हो जाता। अब लाकअब से बाहर की दुनिया में तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे साये का भी सुराग नहीं मिलना चाहिए। उसका लहजा तशक्कुर के जज्बात से वाकई मगलूब था। चंद सानियों कबल पैदा होने वाली इस चाल अमेज कैफियत पानी के झाग की तरह काफूर हो गई थी। मेरे खाकों का किस्सा तो चल रहा था। तुमने अव्वल खान और STF के बारे में क्या खबर सुना दी? मैंने तशवीश अमेज लहजे में कहा। सूरत हवाल अफसोसनाक है, मगर ठोस ज़मीनी हकायक यही है। क्या गवादर में भी STF का कोई सेटअप मौजूद है? माजी में मेरी मालूमात के मुताबिक वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर ज़रूरत के तहत अब वहाँ काम हो रहा हो तो मैं बाखबर नहीं हूँ। इनका कोई यूनिट वहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने अफसरों को खास मिशन देकर भी इधर उधर भेजते रहते हैं। राजन ने मरने से कबल इंकशाफ किया है कि इसके आदमियों की 2 टोलियां मुंबई और बैंकॉक से पाकिस्तान गई हुई हैं। एक अगली 2 महीनों तक बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में अपनी दहशतगर्दी से अमन व अमान के मसाइल पैदा करने पर मामूर है। दूसरी पार्टी साहिवाल जेल में मौजूद राह के 2 एजेंटों को फरार कराने की कोशिश करेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन अल्फाज में तुम्हारी शानदार कारकर्दगी की तारीफ करूं। ये दोनों खबरें बहुत अहम हैं। राह के एजेंटों से सदफ मेंशन में तुम्हारी मुलाकात हो चुकी थी। दोनों पाकिस्तानी गैर मुस्लिम हैं और इकबाल जुर्म कर चुके हैं। अगली पेशी पर अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाने वाली, उसने बताया। मेरी निगाह में दहशतगर्दी का मामला ज्यादा अहम है। मैं मानता हूँ परसों हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में एक बड़ा इलाका बिजली के ताअत्तुल का शिकार हो गया। इस सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद पकड़े गए हैं। तुम्हारी निशानदही के बाद इनसे नए जाविये से पूछगछ की जाएगी। तवील मुद्दत के सुकून के बाद ये बलूचिस्तान में पहली बड़ी तकरीबी कार्रवाई है। ये बहुत अहम खबर है कि सिंध के बाद अब राह की तवज्जो बलूचिस्तान के हिसास इलाके पर मरकूज है। अगर राजन के आदमी आज़ाद रहे तो ये सिलसिला तूल पकड़ेगा। मैंने उसे अपनी तशवीश से आगाह करना जरूरी समझा। इन्हें 2 माह की मुद्दत दी गई है, वो तेजी से काम करेंगे। ये राजन को राह की तरफ से मिला हुआ प्रोग्राम मालूम होता है। 2 महीनों तक वो बिजली, पानी और गैस की लाइनों के साथ पुलों वगैरह को अपना हदफ बनाकर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। एक बार ये सिलसिला चल निकला तो बाज सरकश और कोताह अंदेश मकामी अनासिर ऐसी हरकतें शुरू कर सकते हैं। इन पर फौरी तौर पर काबू पाना होगा। वो मुल्की सलामती से मुतल्लिक एक अहम मामला था, जिसमें सूबे के बाद सनती मंसूबों की तामीर और तोसी पर मामूर गैर मुल्की माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला सर फहरिस्त था। इस मौजू पर बातें करते हुए जलाल को डान याद आ गया। उसके शकों को शुबहात के सिलसिले में बीमगन के इस्तेमाल का तज़किरा आते ही गुफ्तगू का रुख यकायक तब्दील हो गया था और डान का किस्सा अधूरा रह गया था। मैंने उसे तफसील से पूरी सूरत हाल समझा दी। इसकी राय मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। वक्ती तौर पर बात दब गई थी, लेकिन डान के जहन में मेरे बारे में डैनी होने का ख्याल पैदा होना खतरनाक था, जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। फिलहाल तुम उसकी मेहमान नवाजी का रंग ढंग देखो। तुम्हारा वापस यहाँ आना ठीक नहीं होगा। डान के ज़हनी फतूर के सबब अब तुम्हारा वहाँ टिकना भी खतरे से खाली नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि अब तुम्हारे लिए कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा। काफ़ी मगज़नी के बाद उसने कहा। मैं मलाइशिया की तरफ निकलने के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे आगाह किया। डान अब तेजी से ताकत पकड़ेगा। मैंने तुम्हारी बातों से अंदाजा लगाया कि वो खर्द दिमाग आदमी है। तुम्हारी तरफ से उसके दिमाग में दोबारा कोई फतूर आया ना, तो तुम उसके दस्तरस में होगे। वो चंद घंटों में तुम्हें वहां से उठाकर बैंकॉक ले आएगा। ये ना भूलो कि अब तुम अकेले नहीं हो। न्यूयॉर्क वाली जोड़ी भी बैंकॉक पहुंच चुकी है। जहां जाओगे वो तुम्हारे साथ होंगे।
अकेला आदमी अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जहां बैक वक्त 4 आदमी इकट्ठा हों वहां हाथ पैर बन जाते हैं। वो एक वक्त में जेर नज़र मामले के हर रुख पर नजर रखने का आदी था। मैं तुम्हारे मशवरे का मुंतजिर रहूंगा। अब तुमने न्यूयॉर्क की जोड़ी की बात छेड़ी है तो इनका एक मसला भी सुन लो। आज उनकी गैर हाजिरी में अकबर के कमरे की तलाशी ली गई है। जलाल चौंक पड़ा। वीरा और सुल्तान शाह के बैंकॉक पहुंचने के बाद उसका वीरा से बराह रास्त राब्ता हो चुका था, मगर वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से बेखबर था। इसके यहाँ आते ही चक्कर चलना शुरू हो गया। उसकी आवाज़ तहय्युर सता थी। मैंने उसे वीरा से सुनी हुई तफसील सुना दी। यह बहुत बुरा हुआ, यहाँ कौन उन दोनों के पीछे लग सकता है। मेरे कान में उसकी तफक्कुर अमेज आवाज़ उभरी। बैंकॉक में रोज़ हज़ारों से आते हैं, इनमें इन दोनों की निशानदेही कैसे हो गई। मैंने उसे अपने नज़रिए से आगाह कर दिया। इस वक्त यह बात मेरे जहन में आई कि वो मामला वीरा और सुल्तान शाह का नहीं था। जो कुछ हुआ तो उसके पसे पर्दा रीटा और अकबर की शख्सियात हो सकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि इन्हें नाम बदल कर किसी और ठिकाने पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। फौरी तौर पर यही हो सकता था। मेरा ख्याल है कि अब इन्हें अपनी पुरानी शनाख्त को भूल जाना चाहिए। मैंने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वो जब भी वहां से निकलने की कोशिश करेंगे पासपोर्ट इनकी पोल खोल देंगे। वो बोला, ये न भूलो कि बैंकॉक अमरीकियों का हेडक्वार्टर है। इसकी आड़ में वहां एक मुद्दत से अमरीकी फौज की खासी तादाद मुकीम है। इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर सरकारी मामला इनके इल्म में रहता है। वहां अमरीकी एजेंसियां भी बहुत फाल हैं। इन सबको फरेब देकर बैंकॉक से कहीं और के लिए निकलना नामुमकिन होगा। मैंने इसी वजह से यह जिक्र छेड़ा है, यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहो तो यह मसला जरा सी देर में हल हो सकता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जलाल ने पूछा। तारीख के जरिए इन दोनों के नए पासपोर्ट भिजवा दो। वो मौजूदा पासपोर्ट तल्फ करके हर झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। वेरी गुड। तुम जब भी कोई मसला बयान करते हो तो इसका हल पहले से तुम्हारे जहन में मौजूद रहता है। ये काम कल ही हो जाएगा। 1-2 रोज में तारीख दोनों पासपोर्ट तुम्हारे हवाले कर देगा। उसने खुश होकर कहा, सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा, वीज़ा भी दरकार होंगे। फिक्र मत करो, काम मुकम्मल होगा। तुम सबकी तस्वीर मेरे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तुम्हें याद है ना कि मेरे पास अपनी तस्वीर की मौजूदगी पर तुम किस तरह भड़के थे। तुमसे डर लगता है, बड़े सरकारी अफसर हो, क्या पता कब दोस्ती को बालाए ताक रखकर अफसरी जताने पर तुल जाओ। शगुफ्ता मूड में बात हो रही थी। मैंने खुलकर अपने दिल की बात कह दी। मैं कहूंगा कि तुम अब तक मुझे नहीं समझ सके। वो यकायक संजीदा हो गया। तुमसे मेरी दोस्ती इन सरहदों से आगे निकल गई है जहां इस पर 1000 अफसरियां कुर्बान की जा सकती हैं। यह तुम्हारी मेहरबानी है, वरना मैं किस काबिल हूं। मैंने बात मजाक में टालते हुए कहा, अब मैं इन दोनों से कह दूंगा कि वो मौजूदा पासपोर्ट तल्फ कर दें। बिल्कुल कह दो, उसने मिला तामुल जवाब दिया। मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि रीटा से बात हो जाए। अगर वो दोनों तुम्हारी तजवीज़ पर अमल कर चुके हैं तो मुझे इनके मौजूदा नाम मालूम होने चाहिए ताकि पासपोर्ट से इन्हीं नामों की तस्दीक हो सके। ये मुझे भी इल्म नहीं, किसी भी लम्हे उसका फ़ोन आ सकता है। मैंने फौरी ख्याल के तहत उससे सवाल किया, इन दोनों के थाईलैंड में दाखिले का कानूनी सबूत क्या होगा? ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये बारीकियां मेरी निगाह में हैं। इन पर बैंकॉक एयरपोर्ट की बाकायदा इमिग्रेशन मोहर मौजूद होगी। कागजात की किसी खामी की बिना पर इन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैं सोच रहा हूं कि तुम ये काम कर ही रहे हो तो मेरे और सद्दफ के नए पासपोर्ट भी भिजवा दो। मैंने मोहतात लहजे में फरमाइश की। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? उसका वह सवाल फितरी था। मैं डान से मुतमईन नहीं हूँ। तुम खुद भी उसके किसी नए जहनी फतूर का जिक्र कर चुके हो। पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएं तो बेहतर रहेगा। ये सोच लो कि एक वक्त में 2 मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट हासिल करना और रखना हर मुल्क के कानून के तहत संगीन जुर्म है। तुम्हें मौजूदा पासपोर्ट ज़ाया करना होगे। तुम अपना काम कर डालो, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने इसरार किया और उसने हामी भर ली। हमारे दरमियान होने वाली तवील गुफ्तगू खत्म होने वाली थी कि मुझे राजन का ख्याल आया। उसके बारे में जलाल ने तारिक की रिपोर्ट सुनने के बाद मुझे फ़ोन किया था। इसके लिए इतना काफ़ी था कि भारत के खुफिया एटमी नेटवर्क का एक बुनियादी सतून गिरा दिया गया था। इस बारे में उसने मुझे कुरेदने की कोई कोशिश नहीं की। माज़रत खाना अंदाज में मुझे राजन के ज़ात से वाबस्ता वो बातें बताता रहा जो मुझसे पोशीदा थी, जबकि मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ था। राजन के बारे में मुझे जो कुछ मालूम हुआ है शायद वो तुम्हारे काम आ सके। मैंने कहा, ज़रूर ज़रूर, उसने पुरजोर लहजे में जवाब दिया। दुश्मन के बारे में जितनी ज़्यादा मालूमात हों वो कम होती हैं। अगर तुमने उसे ज़िंदगी की आस दिलाकर ज़ुबान खोलने पर आमादा कर लिया था तो उसके इंकशाफात बहुत अहम रहे होंगे। तुम्हें अनिल याद है ना? मैंने सवाल किया। राग पाकिस्तानी विंग के सरबराह को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम अनिल बिस्वास की बात कर रहे हो? उसने अपनी भरपूर मालूमात का इजहार करते हुए कहा। वही जो दिल्ली में अपने घर में तुम्हारे हाथों जहन्नुम वासिल हुआ था, वही। मैंने उसकी तायद की। उसे राजन के दिमाग में यह बात डाली कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर मुसलमानों का राज है। इसे बैंकॉक में कदम जमाने चाहिए। चाहे वो भांप चुका था कि राजन बैंकॉक में रहकर ममनू जौहरी साजो सामान के हसूल के लिए आज़ादी से काम कर सकेगा
और वो कामयाब रहा तो बैंकॉक की अंडरवर्ल्ड पर उसका राज भी हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है, जलाल बोल उठा। अब हर चीज वाज़ेह हो रही है। ग्रीन कोबरा फाइल में रा के एजेंट एक्स का जिक्र है, जो मशरिक बाइद के किसी मुल्क में बैठकर अहम मंसूबों के लिए काम कर रहा था। फाइल में इसके काम और मंसूबों के बारे में कोई वजाहत नहीं थी। वो तज़किरा पढ़कर मैं पहली बार राजन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ये सोबराज के बेनकाब होने से पहले का किस्सा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश के बावजूद ये जानने में कामयाब नहीं हो सका कि बैंकॉक में उसे उबरने का मौका कैसे मिला। इसका पुश्तपनाह कौन था? अमेरिकी सफारतखाने में पिछले 6 बरसों से तुम कर्नल गैरी का जिक्र तो नहीं कर रहे हो? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले जलाल ने मुस्तरिबाना लहजे में सवाल कर डाला। उसी का जिक्र है, तुम्हारा जहन उसकी तरफ कैसे चला गया? अव्वल दर्जे का शातिर और बदमाश है। वो अपने सफारतखाने का वाहिद अफसर है जो 6 बरसों से ज्यादा टिका हुआ है और मुसद्दिका तौर पर CIA का एजेंट है। राजन को इब्तदाई सहारे उसी ने फराहम किए। कर्नल गैरी और अनिल में गहरी दोस्ती थी। अनिल की मौत के बाद सागर ने इसकी जगह ले ली। इस वक्त गैरी और राजन के मरासिम बहुत गहरे हो चुके थे। वो गैरी के लिए काम भी करता रहता था। तुमने राजन से बहुत कुछ उगलवा लिया। अगर तुम्हें जौहरी आलात के शोबे में इसकी सरगर्मियों का अंदाजा होता तो इसे बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। जलाल की आवाज मुतासफाना होगी। जब तक डान मैदान में रहा, राजन का चिराग नहीं जल सका। डान के गोशानशी होते ही वो तेजी से उबर कर पूरे बैंकॉक पर छाता चला गया। वजह सिर्फ एक थी कि गैरी की हमायत और मशवरों की वजह से उसे बैंकॉक के आला सरकारी अफसरों और बारसूख उमरा में मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। मैं हैरान हूं कि इन दोनों ने अपने बाहिमी रवाबत को कितनी सख्ती से पोशीदा रखा हुआ था। जलाल कह रहा था, हमारे आदमी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इन दोनों के मरासिम का सुराग नहीं लगा सके। मैं तुमसे ये जिक्र पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी ये बात कहीं लिख लो कि अकबर के कमरे की तलाशी लेने वाले का किसी न किसी तरह गैरी से ताल्लुक जरूर निकलेगा। ताल्लुक निकले या ना निकले, मैंने उसकी तरफ से अच्छी तरह डान के कान भर दिए हैं। अगर वो अपने कौल का पक्का और सच्चा है तो उसका गैरी से टकराव होकर रहेगा। ये कैसे हुआ? जलाल ने बेसाख्ता पूछा। मैंने उसे बता दिया कि मैंने मोती महल में अपने दाखिले का जवाब पैदा करने के लिए किस तरह कर्नल गैरी की जात का सहारा लेकर उसे डान की नजरों में गंदा कर दिया। राजन की मौत के बाद बैंकॉक में बज़ाहिर उसका कोई चानशी नहीं था। गालिब इम्कान यह था कि उसके शुरू किए हुए कामों की देखभाल बराह रास्त नई दिल्ली से की जाती। इनमें पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाने के मिशन पर निकली हुई 2 टोलियों से राब्ते का मामला भी शामिल था। कर्नल गैरी राह वालों का हलीफ हो सकता था, लेकिन वो किसी भी तरह राजन के खिलाफ को पुर नहीं कर सकता था। फिर भी जलाल ने तारिक को इसके पीछे लगाने का इरादा जाहिर करके फोन बंद कर दिया। मेरे लिए होटल के कमरे से फोन पर किसी से बात करने में एक बड़ी कबाहत ये थी कि गजाला मेरी एक तरफा गुफ्तगू सुनकर तजस्सुस में मुब्तला हो जाती और इसकी तरफ से सवालात का एक सिलसिला शुरू हो जाता। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती, मैंने उसे खुद ही अपनी और जलाल की गुफ्तगू के अहम नकात से आगाह करना शुरू कर दिया। इस ब्रीफिंग से निमटते ही मैंने वीरा का नंबर मिलाया तो वो मसरूफ था। 3 कोशिशों के बाद मैंने थक कर अपना मोबाइल फोन रख दिया। मेरा अंदाजा था कि जलाल ने मुझसे बात खत्म करते ही वीरा का नंबर मिला लिया होगा। वो नौजवान और खुश ज़ौक़ अफसर था। मैं कई बार ये बात नोट कर चुका था कि वो गैर ज़रूरी तौर पर वीरा से खुश कपियाँ नहीं करता था, लेकिन काम के हवाले से उससे बात करने का कोई मौका ज़ाहिर नहीं करता था। जलाल के इस रवैये की बिना पर इब्तिदा में मैं गलतफहमी का शिकार हो गया, लेकिन गहरे मुशाहिदे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जलाल को वीरा की ज़ात में कोई खसूसी दिलचस्पी नहीं थी। इसके दिलो दिमाग में यह ख्याल जागुज़ी था कि वीरा ने पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनों को छोड़कर हमारा साथ इख्तियार किया था। इस नाते से वीरा की खबर गिरी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तानी अफसर था जो अपनी तमाम तर हमदर्दियों के साथ हमसे मुसलसल राब्ते में रहता था। शायद वो ये सोचता हो कि वीरा की खिदमात के किसी सरकारी एतराफ़ की गुंजाइश न होने की वजह से अपनी कौम और हुकूमत की तरफ से गैर सरकारी तौर पर खैर सगाली का इजहार उसका इखलाकी फर्ज बनता है। मेरी चौथी कोशिश से पहले वीरा की कॉल आ गई। उसने तस्दीक की कि वो जलाल से गुफ्तगू कर रही थी। इससे पहले वो बार बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश करती रही थी, मगर उसे मेरा फोन हर बार मसरूफ मिला था। इसने ये बताकर मेरा दिल खुश कर दिया कि उसने पहली फुर्सत में मेरी हदायत पर अमल करते हुए श्याम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल छोड़ दिया था और एक साफ सुथरे रेस्ट हाउस में मुंतकिल हो गई थी। इस अच्छी खबर के बाद उसने TH पाल का वाकया सुनाकर मुझे परेशान कर दिया। तुम इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, उसने मुतमईन लहजे में कहा। बस ये समझ लो कि वो तआक्कुब की इब्तिदा ही में मारा गया था। लड़कों ने दिल खोल कर उसकी ठुकाई की होगी। अब वो किसी के तआक्कुब के नाम से अपने कानों को हाथ लगाएगा। जैकब और रोजी के नाम से यहाँ आ जाने के बाद मैं बेफिक्र हो गई हूँ। अब इन लोगों का हम तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। 2-4 रोज में जलाल नए नामों से हमारे पासपोर्ट भी भेज देगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। इस बारे में जलाल से तुम्हारी तफसीली बात हो गई है? मैंने तस्दीक चाही।
ہاں یہ بات ہو گئی، لیکن اس کی زبان سے راجن کا قصہ سن کر مجھے صدمہ ہوا کہ یہاں اتنا اہم اور بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، لیکن تم نے مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس نے بجا طور پر شکوہ کیا۔ تم کمرے کی تلاشی کے معاملے میں پریشان تھی۔ میں نے وہ ذکر چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح کے اخبارات سے سب کچھ تمہارے سامنے آ جاتا، میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ میں پریشان تھی تو تم وہ خوشخبری سنا کر میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر سکتے تھے۔ تم نے مجھے سب کچھ بتایا ہوا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اب وہ تمہارے راستے کا آخری کانٹا ہے، وہ ہٹ گیا تو تم ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ڈان کے لیے بہت بڑا نام اور شکار تھا۔ وہ سوچے بیٹھا تھا کہ زبردست محض آرائی اور خونریز تصادم کے بغیر اس کا قصہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس کے گھر میں گھس کر چپ چھپاتے اسے لمبے سفر پر روانہ کر دیا تو ڈان کو میری طرف سے تشویش ہو گئی۔ اسے شبہ ہو گیا کہ میں علی نہیں ہوں، وہی ہوں جو میں ہوں۔ تم بات سمجھ رہی ہو نا؟ اوہ، اس کی بے ساختہ آواز آئی۔ جلال نے یہ نہیں بتایا، یہ تو بہت سنگین خطرہ ہے۔ اس فکر نے تمہارا کامیابی کا سارا نشہ ہرن کر دیا ہوگا۔ اب تم کو میری پوزیشن کا کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ تم کو ادھوری بات بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بعض اوقات خوش فہمیاں تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ہم چوہدان میں پھنس رہے ہیں۔ وہ اپنا شکوہ بھول گئی۔ پال اور اس کے ساتھی ہمارے پیچھے لگ گئے۔ ڈان تم پر شبہ کر رہے۔ ان حالات میں ہمارا یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن میں اجرت میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تم نے نام اور ٹھکانہ بدل کر خود کو بچا لیا ہے۔ میں نے وقتی طور پر ڈان کو مطمئن کر دیا ہے۔ جلال کی طرف سے تم دونوں کے نئی سفری دستاویزات آ جائیں تو کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ موقع ملتا ہے تو تم نکل جاؤ، ہماری پرواہ نہ کرو۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ جلال کے آدمی کے لیے تم دونوں اجنبی ہو، ویسے بھی مجھے دور رہ کر تم دونوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ راجن کی پشت پر امریکی سفارتخانے کے کرنل گیری کا ہاتھ کار فرما تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نیو یارک والوں کے احماء پر اسی نے پال اور دوسرے آدمی کو تمہارے پیچھے لگایا ہو۔ کرنل گیری؟ ویرا نے پرخیال آواز میں تھرایا۔ یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ وہ سفارت خانے میں کیا کام کرتا ہے؟ سنا ہے کہ انفارمیشن افسر ہے اور 6 سال سے یہاں کام کر رہا ہے۔ یہ میرے لیے نیا نام ہے۔ امریکہ میں بیوروکریسی بہت بڑی ہے۔ وہ اتنی لمبی مدت سے یہی ہے تو یقیناً کسی عام مشن پر کام کر رہا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ راجن کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ ان باتوں کو چھوڑ دو، کوریدو گی تو سوال سے سوال پیدا ہوتے جائیں گے اور ہم اصل موضوع سے بھٹک جائیں گے۔ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، یہ بات راجن نے خود قبول کی تھی۔ جب ملیں گے تو یہ باتیں ہو جائیں گی۔ فی الحال اپنی توجہ موجودہ مسائل پر مرکوز رکھو۔ ملنے کی بات دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تم خود کہہ چکے ہو کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا۔ ہم ایک ساتھ حریفوں کی نظر میں آ گئے تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ ریٹا اور اکبر خطرناک نام تھے۔ محتاط رہ کر جیکب اور روزی سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ کب آ رہے ہو؟ ویرا نے اسی لمحے سوال طاق دیا۔ یہ معاملات فون پر طے نہیں ہو سکتے۔ کچھ دیر کے لیے روبرو بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے۔ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا۔ نئی جگہ پر تمہارے کمرے کیسے ہیں؟ کسی گھر کو معمولی رد و بدل سے گیسٹ ہاؤس بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پرائیویسی کا احساس مفقود ہے۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی لابی میں کھلتی ہے۔ آوازیں سننا تو درکنار، کوئی آنے جانے والا چاہے تو اندر جھانک بھی سکتا ہے۔ میں نے وہ کھڑکی بند کر دی ہے۔ میں کل کوشش کروں گا کہ ہم کہیں یکجا ہو سکیں۔ میں نے کہا، تمہارا ٹھکانہ موضوع نہیں ہے۔ کوشش نہیں، بس آ جاؤ۔ اس نے اصرار کیا۔ گیری، پال اور تیسرے آدمی کے خیال سے مجھے خول آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم ان سے الجھ جائیں۔ میں دامن بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، آگے اللہ کی مرضی۔ جلال شکایت کر رہا تھا کہ تم نے اس کی سخت ہدایت کے باوجود بیم گن کو بے دریغ استعمال کیا ہے۔ ویرا بات سے بات نکالتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔